हेलो बिहार के प्यारे छात्र एवं प्यारी छात्राओं। मैं हूं शादाब और आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। दोस्तों, केमिस्ट्री समझने में या सीखने में आपको इससे पहले अगर कोई परेशानी होगी तो अब आपको परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको केमिस्ट्री सिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा। दोस्तों, केमिस्ट्री का जब आप केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो आपको परेशानी होने लगती है। केमिस्ट्री का कोई अगर रिएक्शन देता है दोस्तों, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाती हो। बट मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत आसानी से आप इतना आसानी से केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, केमिकल इक्वेशन का प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो चीज़ करेंगे कि आपको बहुत मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसको पहले हम लोग समझते हैं, फिर किताबी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हम लोग का घर में दूध होता है और दूध में किसी भी तरह से कोई खट्टा पदार्थ पड़ जाता है या नींबू का रस पड़ जाता है तो दूध फट जाता है दोस्तों। जैसे ही दूध में नींबू का रस पड़ता है तो वो नींबू का रस दूध के साथ अभिक्रिया करता है और साथ में वो फट जाता है। ये एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों, आप में से बहुतों को कभी ना कभी बुखार होता होगा और आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जैसे ही जाते हैं तो डॉक्टर आपके लिए दवाई लिखता है। मान के चले कि आपको मलेरिया बुखार हो गया हो, तो डॉक्टर दवाई लिखता है और फिर जब आप दवाई डालते हैं तो दवाई आपके ब्लड में जा करके वो अपना काम करने लगता है दोस्तों। दवाई क्या करता है कि मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं, जो अंडे होते हैं, उसको मारने की कोशिश कर देता है और फिर आपकी एनर्जी लेवल फिर से दोबारा सही हो जाता है। दोस्तों, ये सब चीज़ ना रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। दोस्तों, आप में से बहुत लोग जब घर बनाते हैं तो बनाने से पहले रोड खरीद कर आयरन खरीद करके लाते हैं और घर के बाहर छोड़ देते हैं। दोस्तों, जब आप लोहा खरीद करके लाते हैं तो लोहा का रंग होता है, लोहा का जो सतह होता है वो शाइनी और चमकीला होता है, मगर एक सप्ताह के बाद अगर आप देखते हैं तो वो शाइनी कलर गायब हो जाता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि लोहा के सतह पर ऑक्सीजन लोहा से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने पर लोहा के सतह को खा जाता है और खा जाने के बाद उसका शाइनी कलर जो है जंग के रूप में भूरा रंग में बदल जाता है। दोस्तों, इस तरह का रासायनिक अभिक्रिया हमारे चारों ओर हमेशा निरंतर होते रहता है। तो दोस्तों, आज हम लोग उन बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं में से कुछ रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए सीखेंगे कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस किया जाता है। तो चलो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास में है, सबसे पहली बात मैंने जो एग्जाम्पल लिया था कि हम दूध लेते हैं दोस्तों, इसको समझिए बढ़िया से कि हमारे पास में दूध है और दूध में किसी तरह से नींबू का रस गिर गया। दोस्तों, जैसे ही दूध में नींबू का रस गिरेगा तो दूध फट जाएगा और दूध फटने के बाद जो है बर्तन में कुछ भाग, व्हाइट वाला भाग जिससे पनीर बनाते हैं, वो अलग हो जाता है और दूध का जो है पानी वाला भाग अलग हो जाता है। तो एक तरफ बन जाता है पनीर और दूसरी तरफ बन जाता है दूध का पानी, जिसको छाछ बोला जाता है आमतौर पर, छाछ। दोस्तों, दूध के बारे में आप देखिए, दूध जब आप पीते हैं आप तो इनका जो स्वाद होता है वो मीठा होता है और फिर नींबू का जो रस होता है दोस्तों, तो इनका स्वाद होता है खट्टा। ठीक है दोस्तों, ये मीठा और खट्टा जब एक साथ मिलता है तो पनीर बनता है और पनीर का स्वाद आप खट्टा भी नहीं बोल सकते, मीठा भी नहीं बोल सकते, आप नॉर्मल बोल सकते हैं, पर छाछ का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। दोस्तों, मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि यहाँ जो दूध लिए थे, दूध का गुण अलग था और यहाँ पर जो नींबू का रस था, इनका गुण अलग था। ये दो अलग अलग गुण वाले पदार्थ
आपस में मिला और मिल करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया, नए गुण वाले पदार्थ को बनाया, जिसे पनीर कहा जाता है और छाछ कहा जाता है। तो दोस्तों, जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो एक या एक से अधिक पदार्थ में होगा, पर वो जो एक या एक से अधिक पदार्थ होगा उसका गुण अलग अलग होगा, और फिर रासायनिक अभिक्रिया के बाद नए पदार्थ बनता है तो उनका भी गुण अलग अलग होता है। तो उसी चीज को दोस्तों मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए लिखा हूं कि जब एक या एक से अधिक, जब एक या अधिक अलग अलग गुण वाले रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो एक या अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है या नए गुण वाले पदार्थ बनता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। दोस्तों, ये बात आपको समझ में आया होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड लिखे हैं दोस्तों, रासायनिक पदार्थ। इस वर्ड का मीनिंग समझिए दोस्तों कि रासायनिक पदार्थ होता क्या है। रासायनिक पदार्थ का मतलब होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ को आमतौर पर हम लोग कहेंगे कि ये जो रासायनिक पदार्थ है इसको आमतौर पर बोला जाता है तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक। दोस्तों, हम ऐसा करते हैं कि एक रासायनिक पदार्थ लेते हैं जिसका नाम है ए, और दूसरा रासायनिक पदार्थ लेते हैं जिसका नाम है बी। दोस्तों, ए और बी जब आपस में क्रिया करेगा तो नया पदार्थ का निर्माण करेगा जिसका नाम होगा सी। जिसका नाम क्या होगा? सी। और हो सकता है कि सी के साथ और एक नया पदार्थ बने जिसको कहा जाता है डी। ये दोस्तों एक तरह का क्या हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया हो गया। दोस्तों, इस फॉर्मूले से आपको कुछ भी नहीं पता चलता है, पर अब मैं आपको एक्चुअल फॉर्मूला देता हूं और उससे समझाने की कोशिश करता हूं कि असल में रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके बाद में अपने पास में जगह है, यहाँ पर हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस के साथ में लेते हैं हम क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन गैस ले लिए और उसके साथ साथ में लिए क्लोरीन गैस। दोस्तों, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है। जैसे ही ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर HCl नाम की एक क्या करता है कि एसिड बनाता है, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जो कौन से फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में, यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका गुण अलग है, यहाँ पर जो क्लोरीन है इसका गुण अलग है, पर इसका गुण अलग है, मगर हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिल करके जो पदार्थ बना है इसका भी गुण अलग है। इसी चीज को मैं लिखा हूं दोस्तों कि जब एक या अधिक हो सकता है कि एक भी हो या फिर एक से अधिक भी हो, जब एक या अधिक अलग अलग गुण वाले, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का गुण अलग होता है, क्लोरीन का गुण अलग होता है, अलग अलग गुण वाले रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं। ये दोनों आपस में क्या किया है? क्रिया किया। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्या किया है? क्रिया किया है, और क्रिया करके एक या अधिक, हो सकता है कि एक बनाए या उससे अधिक भी बनाए, यहाँ पर एक ही बनाया है, अधिक नए गुण वाले। नए गुण से मतलब क्या है कि इनका गुण और इनका गुण, इन दोनों का गुण जो है अलग होगा और इनका गुण अलग होगा, यानी कि नया गुण बनाएगा, नए गुण वाले पदार्थ बनाता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। दोस्तों, ये मेरा एक एग्जाम्पल था, और मैं और एक एग्जाम्पल लूंगा। दोस्तों, मैं जो भी चीज बोर्ड में लिखता हूँ आपको समझाता हूँ, आप पेन पेपर लेकर के उसको नोट कीजिए और बढ़िया से फ्रेश करके पढ़िए। दोस्तों, मैं जो भी चीज पढ़ाऊंगा आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, इसका PDF दिया जाएगा, मगर अभी जो है इसको पहले आप बढ़िया से एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में आप इसको नोट कीजिए और उससे पढ़िए, आपको बहुत बेटर आएगा, बहुत मजा आएगा। दोस्तों, तो मैं इसको ना एरेज कर देता हूँ, जैसे कि दूध वाला, नींबू रस वाला, पनीर और छाछ जो बनता है, आप इसको भी लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि यही चीज जो है ना, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, उसके बाद इसको लिखिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा। अब मैं इसके अलावा जो है और एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप यहाँ पर इधर देखना है दोस्तों, मैंने लिया था, इससे पहले क्या लिखा था? ये लिया था H2 + Cl2, ये दोनों मिलकर के क्या बनाता था दोस्तों? तो HCl बनाता था, और यहाँ 2 होगा। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है,
ये गैस फॉर्म में है। अभी ये सब चीजें अगर नहीं भी लिखेंगे गैस लिक्विड तो भी चलेगा। अब एक और एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में है Mg मैग्नीशियम और यहाँ पर है ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो यहाँ पर बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और वो एग्जांपल लेते हैं CaCO3। दोस्तों CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं या चूना पत्थर बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं या चूना पत्थर बोलते हैं, या हाँ, अगर इसको हम गर्म कर देंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो दोस्तों गर्म करने के लिए ना ये जो तीर का चिन्ह है इसके ऊपर में ट्राइंगल का ये दिखाया जाता है, सिंबल दिखाया जाता है। इससे क्या पता चल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करें। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को मिलेगा CaO और उसके साथ में मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी मिलेगा? CaO और CaO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसी वजह से हम लिखे थे, जब एक, देखो यहाँ पर एक ले लिए, ठीक है, हाँ, गुण वाले रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो उस क्या होता है कि एक या एक से अधिक, देखो यहाँ प्रोडक्ट में जो बना है ना ये एक से अधिक बना है, नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को ध्यान देना दोस्तों। कोई अगर आपसे ये पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है तो आप बहुत प्यार से प्रेम से बोलिएगा कि जब एक या अधिक अलग अलग गुण वाले रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो एक या अधिक नए गुण वाले पदार्थ बनता है जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और एग्जाम्पल में ये सब बात लिख दीजिएगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को समझ चुके हैं, पर रासायनिक अभिक्रिया में दो पोर्शन होता है, दो पार्ट होता है। दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे आप तो ये तीर का चिन्ह है, तीर का चिन्ह का ये वाला भाग, इधर वाला भाग से मतलब है कि बाईं तरफ वाला भाग, और तीर का चिन्ह का इधर वाला भाग, दाईं तरफ वाला भाग। इस भाग को क्या कहा जाता है? इस भाग को क्या कहा जाता है इसको हम समझेंगे दोस्तों। तो मैं पहले रासायनिक अभिक्रिया बता दिया हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर समझाना चाहता हूँ मैं कि रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह के बाईं तरफ जो होता है तो उसको क्या कहा जाता है। फिर रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह के जो दाईं तरफ होता है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया था H2 + Cl2। ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया था और अभिक्रिया करने के बाद में HCl गैस बनाया था। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेता है उसको अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस अभिक्रिया में भाग लिया है, इसी वजह से इन दोनों को हम कहेंगे क्या? अभिकारक। क्या कहेंगे दोस्तों? अभिकारक। दोस्तों क्या आप इंग्लिश जानना चाहेंगे? चलो इंग्लिश में बता देता हूँ इसको। इंग्लिश होता है रिएक्टेंट। दोस्तों अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। पर रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रतिफल। क्या कहा जाता है? प्रतिफल। प्रतिफल का इंग्लिश होता है प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊंगा, आपसे पूछूंगा कि बताइए आप मुझे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा सर अभी तो आप बताए हो अभिकारक होता है। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनने वाला पदार्थ होता है, नया बनने वाला पदार्थ होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे सर प्रतिफल होता है। पर एक चीज अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रतिफल तीर चिन्ह के किधर होता है, तो आपका क्या जवाब होगा? पता नहीं क्या जवाब होगा, मैं बताता हूँ सही जवाब आपको। देखिए ये जो तीर चिन्ह है
इस तीर चिन्ह के इधर वाले भाग, ये मेरा हाथ देखो आप, ये हाथ मेरा बाहिना हाथ है, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के तरफ होता है अभिकारक और तीर चिन्ह के दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में होता है प्रतिफल। तो ये दोनों बात आपको ध्यान में रहे कि क्या 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 मैंने बताया आपको कि तीर चिन्ह के बाईं तरफ होता है अभिकारक और तीर चिन्ह के दाईं तरफ होता है प्रतिफल। दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूं अभिकारक, आपको भी लिखना अभिकारक। अभिकारक का इंग्लिश में बता दिया हूं आपको, रिएक्टेंट होता है। ओके, मैंने क्या बताया था आपको कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोला था, रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों यहाँ पर मैं लिखा हूं अभी और यहाँ पर 0 कर देता हूं। अभी और 0 का मतलब होता है दोस्तों अभिक्रिया, शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, कौन से पदार्थ दोस्तों, भाग लेने वाले पदार्थ, लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है, को अभिकारक कहा जाता है, कहा जाता है। ये बात तो आप सुन ली। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, और अभिकारक किधर होता है, तो तीर चिन्ह के दाईं तरफ होता है, यानी बाईं तरफ होता है। अभिकारक तीर चिन्ह के चिन्ह, देखो ये वाला ना, ये वाला तीर चिन्ह है। अभिकारक तीर चिन्ह के बाईं तरफ होता है। कौन सी तरफ होता है, बाईं तरफ होता है, जिसको लेफ्ट साइड होता है। अभिकारक तीर चिन्ह के बाईं तरफ होता है, के बाईं तरफ होता है, बाईं तरफ होता है। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, यहां पर है अभिकारक, ओके, और यहां पर तीर चिन्ह है और इधर है प्रतिफल। अभी प्रतिफल के बारे में बताया हूं, इसके बारे में लिखा दूंगा यहां पर। और एक एग्जाम्पल ले लो, और एग्जाम्पल के थ्रू तो आप समझ ही जाओगे। H2 + Cl, ये तीर का चिन्ह है और इधर में 2HCl बना दिया है। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अभिकारक, अभिकारक। ठीक है, और इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रतिफल। क्या कहा जाता है, प्रतिफल। ओके, अब आप इसको उतार लेंगे और इसको तो बिल्कुल घेर देना आपको, ऐसे करके एक बॉक्स बना करके घेर देना। यहां पर दैट इज लिख देना है, दैट इज। दोस्तों अब आते हैं प्रतिफल की तरफ, आते हैं कि प्रतिफल किसको कहा जाता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं प्रतिफल। प्रतिफल, आप बताओ प्रतिफल क्या होता है, बताओ। प्रतिफल प्रोडक्ट, मैंने क्या बोला था कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। और प्रतिफल किस तरफ होता है भाई, तो प्रतिफल होता है दाईं साइड होता है। तो मैं लिखूंगा रासायनिक, क्या लिखूंगा, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभी लिख देंगे और 0 दे देंगे, तो इसका मतलब अभिक्रिया। अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई,
प्रतिफल कहते हैं। चलो ठीक है भाई, आपने बता दिया कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। मगर प्रतिफल किस तरफ होता है, तो आपका जवाब क्या होगा कि प्रतिफल क्या होगा, प्रतिफल किधर होता है भाई, प्रतिफल तीर चिन्ह की, ये वाला बात भूलना मत, तीर चिन्ह देखो चिन्ह का स्पेलिंग गलत हो तो माफ कर देना मुझे, हिंदी मेरी उतनी अच्छी है नहीं पर साइंस बहुत अच्छी है। तीर चिन्ह के किस तरफ होता है भाई, तो दाईं तरफ होता है, दाईं तरफ यानी कि राइट साइड। मैं लिख देता हूं इंग्लिश, राइट साइड, दाईं तरफ होता है। एक बार चेक कर लेने दो कि यहाँ बोर्ड पे आता है कि नहीं आता, ये बात ध्यान रहे आपका। हाँ नहीं आ तो रहा है। तो दोस्तों आपको मैंने प्रतिफल बता दिया और अभिकारक बता दिया, दोनों चीज बता दिया दोस्तों। अभिकारक क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ को क्या बोलते हैं, तो प्रतिफल बोलते हैं। अभिकारक किस तरफ होता है, तो अभिकारक तीर चिन्ह के बाईं तरफ होता है। प्रतिफल किस तरफ होता है, तो प्रतिफल तीर चिन्ह के दाईं तरफ होता है। दोस्तों अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को लिखें। 2 नंबर पूछेगा दोस्तों, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप क्वेश्चन बना करके लिखो ताकि आपके लिए बेटर होगा। आप पहले क्वेश्चन लिखो एक कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता होता है। हम क्वेश्चन लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं लिखनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लिखना कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं निम्नलिखित है। दोस्तों यहाँ पर कुछ देर के लिए रुके। मैंने क्या लिखा कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को लिखें। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स वाला, तो आपको क्या जवाब देना है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली बात कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता है एक बार आप देख लो, फिर आपको एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा। पहला नंबर क्या बता रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषता है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद गैस बनता है। क्या बनता है, गैस बनता है, यानी कि गैस की उत्पत्ति होती है। तो ये 1 नंबर देंगे और हम लोग लिखेंगे गैस की उत्पत्ति। क्या लिखेंगे दोस्तों, गैस की उत्पत्ति, ठीक है, गैस की उत्पत्ति का मतलब होता है बनना। किताब में उत्पत्ति लिखा हुआ है इसलिए मैं लिखाता हूँ, लेकिन असल में क्या होगा कि गैस का बनना या गैस की उत्पत्ति। तो दोस्तों 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद कैसे गैस बनता है, कैसे गैस बनता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि दानादार जस्ता लेंगे। क्या लेंगे, एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे दानादार जस्ता। क्या लेंगे, दानादार जस्ता, यानी जस्ता लेंगे। क्या लेंगे, जस्ता। और ये क्या करेंगे इसको, तो इसको तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, कौन सा एसिड के साथ में, सल्फ्यूरिक अम्ल
के साथ अभिक्रिया करा देंगे। ये तीर का चिन्ह का मतलब होता है अभिक्रिया। दानादार जस्ता ले लिए हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देंगे। जैसे ही दोस्तों हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनाएगा, क्या बनाएगा, हाँ, जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट, या आप बोल सकते हो जस्ता का सल्फेट बनाएगा, जिंक सल्फेट, जिंक जिंक सल्फेट। और उसके साथ साथ में आपको क्या करेगा कि वो H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस देगा। कौन सा गैस देगा दोस्तों? हाइड्रोजन गैस देगा। दोस्तों एक बात यहाँ पर ये है कि सर आप जस्ता लिखते हो, तो दोस्तों जस्ता जो है ना हिंदी नाम है, इसका इंग्लिश होता है जिंक। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि जिंक को लिया है और जिंक को तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। और इनके बीच में अभिक्रिया हुआ है, इसलिए मैंने तीर का चिन्ह लगाया। दोस्तों आपको दिक्कत क्या होगा कि अभी मैं यहाँ लिख दूंगा ZnSO4 प्लस H2। आप अंदर अंदर बोलोगे सर ये अभिक्रिया हुआ कैसे, मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैं आपको बताता हूँ। जिंक ना धातु है, और धातु का जो बिहेवियर होता है, धातु की जो आदत होती है वो प्लस वाली होती है। कैसी आदत होती है? प्लस वाली होती है। और ये जो ना अम्ल है, तो अम्ल ना आपस में टूटता है, और टूटने के बाद क्या होता है कि H प्लस आयन देता है, और साथ में क्या होता है कि ये -2 सल्फ्यूरिक एसिड देता है। ये बात आपको ध्यान देना है, ये बहुत हॉट पॉइंट है कि H2SO4 अगर टूटेगा तो H प्लस में और SO4 -2 में टूटेगा। दोस्तों ये धातु होता है, और धातु में क्या होता है, धनात्मक चार्ज होता है, यानी कि प्लस वाला चार्ज होता है। तो ये प्लस क्या करेगा, यहाँ का माइनस के साथ जुड़ जाएगा। इसीलिए जब यहाँ का माइनस के साथ जुड़ गया तो मैंने इधर लिखा ZnSO4, और साथ में अकेला में कितना हाइड्रोजन बचा है? 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन हो गया। अब दोस्तों ये हाइड्रोजन क्या है? गैस के रूप में है। तो गैस जब भी अगर बनेगा ना तो वो स्थिर नहीं रहेगा, गैस बनने के बाद उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो उड़ने का चिन्ह ये होता है। अभी एक एक करके धीरे धीरे आपको इक्वेशन समझ में आएगा, धीरे धीरे कम से कम 10 बार इक्वेशन करेंगे, फिर आराम से बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। आप केमिस्ट्री में किसी भी चीज में जाकर के आप घबराओ, पर रासायनिक अभिक्रिया को सॉल्व करने में आप 0% भी नहीं घबराओगे, 0% भी, मतलब कुछ भी नहीं, इतना आसान हो जाएगा आपको। आप सिर्फ अभी देखते चलो। तो हमने दानादार जस्ता लिया था और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दिया, तो जिंक का सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गया। तो हमको इससे क्या पता चल रहा है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? गैस की उत्पत्ति होती है। तो मैं इसी चीज को लिखूंगा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्या लिखूंगा मैं? रासायनिक, देखो ना इंक में मार्कर बदल लेता हूँ, इंक डालता हूँ। हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, इंक डाल दिए हैं। अब देखिए इधर मैंने आपको समझाया था क्या कि गैस की उत्पत्ति, यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। और आपको ये पूछा जाएगा कि कैसे होती है, तो आप एक एग्जाम्पल दे देना ये वाला, और साथ में इसको पहले दोस्तों ना इसको लिखो बढ़िया से। इसको लिखने के बाद ये एग्जाम्पल लिखो, ये एग्जाम्पल लिखने के बाद और एक एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा, और उसको लिखना, फिर आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं इसको ना एरेज कर देता हूँ यहाँ पर। चलो तो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ हम लोग आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर दूसरा में हम क्या करेंगे कि लेने वाले हैं हम लोग, क्या लेने वाले हैं, तो हम लोग जिंक को ही लेंगे। यहाँ पर जिंक ले लिए। जिंक का मतलब होता है जस्ता, और साथ में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे। कौन सी लेंगे? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु का मतलब होता है क्या, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बताने वाले हैं आपको। तनु का मतलब होता है क्या कि जिस बर्तन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसमें पानी अधिक है और अम्ल कम है, उसी को कहा जाता है तनु। तनु को इंग्लिश में बोला जाता है डाइल्यूट, इसलिए मैं DIL लिखा हूँ। ठीक है। जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगा दोस्तों, तो पहले ये टूटेगा, और ये टूटेगा किसमें टूटेगा? H प्लस में टूटेगा। किसमें टूटेगा? H प्लस में, और Cl माइनस में टूटेगा। यहाँ पर जो है इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं।
तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। दोस्तों मैंने इससे पहले बताया था कि जो धातु होता है ना, उसका जो व्यवहार होता है वो धनात्मक होता है, और धनात्मक चीज जो है अपने साथ ऋणात्मक चीज को जोड़ता है, इसीलिए जिंक इनके साथ जाकर के जुड़ जाएगा। तो दोस्तों जिंक जब इनके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम Zn। क्या लिखेंगे? Zn। और जुड़ा किसके साथ में है? Cl2 के साथ में जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे Cl2। तो यहाँ पर क्या बन गया? ZnCl2। ZnCl2 को कहा जाता है जिंक क्लोराइड। क्या कहा जाता है? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड मैं ना हिंदी में लिख देता हूँ, जिंक क्लोराइड। क्लोराइड, ओके। और साथ में देखो दोस्तों कुछ बच गया। क्या कुछ बचा है? जिंक आ गया, क्लोरीन आ गया, लेकिन ये जो हाइड्रोजन था ये बचा हुआ है। ये जो बचा हुआ है ना दोस्तों, तो ये साइड में यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो होगा तो गैस बन जाएगा। क्या बनेगा? गैस बनेगा। तो दोस्तों मैंने क्या बोला था कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद गैस बनता है, गैस की उत्पत्ति होती है। तो क्या वो बात यहाँ पर प्रूफ नहीं हो रहा है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं, और रासायनिक अभिक्रिया करवाने के बाद में कुछ लवण बना, और लवण बनने के साथ साथ में हाइड्रोजन गैस बना। देखो दोस्तों, कभी भी अगर अभिक्रिया में गैस बनेगा तो उसके लिए ये वाला तीर का चिन्ह लगाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस बनेगा ना, तो बनने के बाद फुर से उड़ हो जाएगा, यानी उड़ जाएगा, इसीलिए ऊपर की ओर गैस का चिन्ह लगा। दोस्तों ये जो था मेरा विशेषता नंबर 1 था। अब दोस्तों हम लोग विशेषता नंबर 2 पढ़ेंगे। कौन चीज पढ़ेंगे? तो अब हम लोग विशेषता नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो रोमन में हम लोग लिखेंगे विशेषता नंबर 2। विशेषता नंबर 2। विशेषता नंबर 2 क्या है? तो वो है अवक्षेप का बनना। क्या है? अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। दोस्तों मैं जो भी चीज लिखता हूँ ना, आप उसको नोट करते जाओ। कल मैं आपको जगह दे दूंगा लिखने का, अभी भूल गया था इसलिए मिटा दिया, लेकिन आप पीछे करके आप कर्सर को ये कर सकते हो। देखो अवक्षेप क्या होता है, तो पहले इसको समझो। अवक्षेप क्या होता है? तो जब कभी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं ना, तो रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद क्या होता है कि कुछ ठोस पदार्थ बनता है, और वो ठोस पदार्थ ना अलग रहता है। अलग रहने का मतलब क्या हुआ कि बर्तन में नीचे बैठ जाएगा या फिर बर्तन के ऊपर में तैरेगा, तो उसी को कहा जाता है अवक्षेप। जैसा कि आप समझो कि दूध लेंगे और दूध में नींबू का रस को निचोड़ देंगे। जैसे ही दूध में नींबू का रस को निचोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कि दूध फट जाएगा, और फटने के बाद छना क्या हो जाएगा? दूध के ऊपर तैरने लगेगा। तो दूध वो क्या हो गया कि अलग वाला भाग है, और पानी अलग हो जाता है। तो वो छना को ही हम एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक तरह का अवक्षेप है। अवक्षेप का मतलब क्या होता है? साधारण भाषा में आप कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है। और ये कैसे बनता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद में बनता है। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिस बर्तन में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, उसी बर्तन में वो नीचे की तरफ जाकर के बैठ जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अवक्षेप का मतलब आप समझ गए, ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं लोग। कौन सा वाला एग्जाम्पल लेंगे? बढ़िया वाला एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, कौन सा वाला लेंगे? तो बढ़िया वाला लेंगे। क्या खराब वाला लेने से तो नहीं चलेगा। हम लोग लेते हैं NaCl। क्या लेते हैं? NaCl। बताओ NaCl का मतलब क्या होता है? जानते हो? मैं बता देता हूँ। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर ना, सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड। देखो यहाँ NaCl लिखे हैं, सोडियम क्लोराइड लिखते हैं। आप में से कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा, पर ये सब ना बहुत आसान चीजें है। ये सब मैं ना क्या करूंगा कि 1-2 दिन बाद ना एक बेसिक वीडियो बनाऊंगा, और आपको कोई भी दुनिया का कंपाउंड हो बहुत आसानी से आप देखते देखते कह दोगे कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। ठीक है, देखो Na से सोडियम होता है, Cl से क्लोरीन होता है, तो इसी वजह से इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। ठीक, और साथ में हम क्या करेंगे कि साथ में हम क्या करेंगे, AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ में? AgNO3। Ag का मतलब होता है सिल्वर, NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। ओके,
देखो दोस्तों, यहाँ पर ना अभिक्रिया होगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे कि यहाँ पे नाम लिख जाऊँ सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, तो ये सब कंपाउंड का नाम अलग कर दो। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको अभी रिएक्शन समझाने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको भी क्या करता हूँ, एरेज कर देता हूँ। ध्यान से देखो, इधर इसको मैं एरेज कर रहा हूँ और इधर एकदम बिल्कुल नजर लगाए रखो। इधर देखो, ये सब ना एक्वस फॉर्म में, ये दोनों इस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। एक्वस का मतलब होता है कि सोडियम क्लोराइड पानी में मिला हुआ है, ठीक है। और ये भी एक्वस फॉर्म है, ये भी कौन सा फॉर्म है, एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म का मतलब क्या बताया हम, कि ये पानी में मिला हुआ है। जैसे ही नमक को पानी में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा अलग, टूट जाएगा, Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा, ठीक है। अब फिर देखो, ये भी जो है पानी में मिला हुआ है, तो ये भी टूट जाएगा, और जब टूटेगा ना, तो टूटेगा तो Ag बनेगा प्लस में, और फिर क्या हो जाएगा, NO3 हो जाएगा माइनस में। तो मैंने आपको इससे पहले ये बताया था कि पॉजिटिव किसके साथ जाके रिएक्शन करता है, मिलता है नेगेटिव के साथ। ये प्लस है, ये माइनस के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो प्लस है ना, इस पार वाला माइनस के साथ जुड़ेगा। देखो, ये प्लस पहले से इसके साथ, इस माइनस के साथ जुड़ा हुआ था, तो दोबारा इसके साथ क्यों जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा ना, ये इसके साथ जाके जुड़ेगा, ये इसके साथ जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो देखो, सोडियम किन के साथ जुड़ा, Na के साथ, NO3 के साथ जुड़ा है, और सिल्वर किसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है। तो यानी कि Ag लिख देंगे हम, और साथ में Cl लिख देंगे। फिर बगल में जो बच जाएगा तो हम लिखेंगे Na लिखेंगे, NO3 लिखेंगे। कुछ कुछ बच्चा ने तो ऐसे कर देना, तुम लोग NO3 Na लिख देंगे, ऐसा मत करना कभी, भूल से भी नहीं। अब बोलोगे क्यों, तो क्यों का वजह यह है कि सोडियम ना धातु होता है, तो कोई भी कंपाउंड जब लिखते हैं हम लोग, तो कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते समय धातु को पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में लिखा जाता है। इसीलिए ना हम लोग यहाँ पर लिखे NaNO3, ठीक है। अब देखो दोस्तों, असल में ये रिएक्शन हो रहा था इस बर्तन में, किसमें हो रहा था, इस बर्तन में। देखो यहाँ पर ये बर्तन है, इस बर्तन में हम लोग नमक डाल दिए, क्या डाल दिए, नमक, NaCl डाल दिए। और इसी बर्तन में हम लोग क्या कर दिए, इसी बर्तन में हम लोग डाल दिए, हाँ, इसी बर्तन में हम लोग डाल दिए AgNO3 डाल दिए, ठीक है। यहाँ पर Ag है और NO3 है, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या है कि NaCl है, इसी में मिला हुआ है। जब ये टूट गया यहाँ पे, तो टूटने के बाद Na+ में चला गया, Cl- में चला गया, फिर ये भी टूटा, ये टूटने के बाद क्या हो गया कि Ag+ में चला गया, NO3- में चला गया। ये Ag इनके साथ जाके जुड़ गया और ये Na इनके साथ जुड़ गया। जैसे ही इन दोनों के साथ जुड़ा दोस्तों, तो यहाँ पर जो बना ना, इसको और थोड़ा फ्रेश कर देना, ऊपर ऊपर लिखा ना, ये Ag यहाँ पर गया, Ag टूट गया, Ag टूटा NO3 में, और क्या हुआ, यहाँ NaCl डाले थे, NaCl भी टूट गया इसमें, ये जाकर के इसको पकड़ लिया, ये इसको पकड़ लिया, ठीक है। ये प्लस में था, ये प्लस में था, और ये माइनस में था। तो यहाँ पर क्या बना दोस्तों, AgCl बना, क्या बना, AgCl। AgCl जैसे ही बनेगा ना, तो ये बर्तन में नीचे बैठ जाएगा ठोस रूप में। किसमें बैठेगा, ठोस रूप में। इसी ठोस को अवक्षेप बोला जाता है, अवक्षेप बोला जाता है, ओके। तो मुझे लगता है कि आप अवक्षेप के बारे में समझ गए। अवक्षेप कैसा होता है भाई, तो एक क्या होता है, ठोस रूप का पदार्थ होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो वो बनता है, और बनने के बाद बर्तन में नीचे बैठ जाता है। और अवक्षेप को समझाने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग इस तीर चिन्ह का उपयोग करते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, इससे पहले तीर चिन्ह को ऐसे दिखा रहे थे, इसका मतलब गैस बना है, इसका मतलब क्या बना है, गैस बना है। इधर देखो, इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये जो तीर है, इस तीर का मतलब है गैस बना। कौन सी बना, गैस बना। और ये जो वाला जो तीर है, इसका मतलब है, इसका मतलब है अवक्षेप बना। क्या बना, अवक्षेप बना। तो अब मुझे लगता है कि नहीं, ये क्लियर हो गया होगा आपको। और अगर एग्जांपल लोगे तो और एक एग्जांपल लो, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहले आप इस एग्जांपल को उतार लो, बढ़िया से उतारो, बढ़िया से इस एग्जांपल को। दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, आपने शायद उसको उतार लिया होगा। अब देखो, मैं एग्जांपल दूसरा लेता हूँ। मैं क्या लेता हूँ एग्जांपल,
एग्जाम्पल में लेता हूँ बेरियम सल्फेट, क्या लूंगा, बेरियम, क्या लेने वाला हूं मैं, तो मैं लेने वाला हूं बेरियम क्लोराइड लूंगा, ठीक है, बेरियम क्लोराइड। अब आप बोलोगे सर ये क्लोराइड होता कैसा, बेरियम क्लोराइड, तो सबर करो जरा, क्लोराइड, और इसको जो है मैं तनु, कौन चीज के साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दूंगा, ठीक है। देखो मैं तनु के बारे में आपको समझाऊं, तनु का मतलब क्या होता है कि एक बर्तन है, उस बर्तन में पानी ज्यादा है और अम्ल कम है, तो उसी को तनु अम्ल कहेंगे, ठीक है। बेरियम क्लोराइड, देखो बेरियम क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला, बेरियम का होता है Ba और क्लोराइड का होता है Cl2, ठीक है। और तनु, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है SO4, और ये तनु है यानी कि डाइल्यूट है, इसलिए दिल लिखे, ठीक है। दिल का मतलब दिल मत समझना, ये वाला नहीं, इसका मतलब होता है डाइल्यूट, ओके। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अभिक्रिया होगा, देखो यहाँ पर अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया होगा तो Ba जो है ना +2 में टूटेगा, और साथ में Cl क्या होगा, -2 में टूटेगा। अब ये कहोगे सर ये +2 में कैसे टूट गया, ये माइनस में कैसे टूट गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, पर इस सवाल का सॉल्यूशन ना वैलेंसी में। अभी पहले इसको आप जानो, सीख करके रखो कि बेरियम क्लोराइड में Ba जो है ना +2 में टूटता है और क्लोरीन -1 में टूटता है। अभी इसको जान करके रखो, मैं ना आपके लिए ना स्पेशली क्या करूंगा कि एक बेसिक वीडियो बनाऊंगा, उसमें एलिमेंट के बारे में बताऊंगा आपको, कंपाउंड का नाम सिखाऊंगा, फिर वैलेंसी सिखाऊंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखाऊंगा, सारा चीज 1 घंटा या 1.5 घंटा का वीडियो बनेगा और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और वही मेन चीज है, वो चीज अगर कोई नहीं सीखेगा ना, वो बेसिक चीज ना, फिर केमिस्ट्री उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अभी इसको सिर्फ जान के रखो। फिर ये टूटेगा तो आपको मैं पहले सिखा चुका हूँ कि SO4 जो टूटता है तो H+ में टूटता है और SO4- में टूटता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इससे पहले मैं बोला था कि प्लस किसको जाके पकड़ता है, तो वो माइनस को पकड़ता है, ये किसको जाके पकड़ेगा, ये भी माइनस को पकड़ेगा। यहाँ पर क्या बना है, ये BaSO4, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, BaSO4 लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ पर BaSO4 लिख देंगे। अच्छा, BaSO4 लिखने के बाद में अब इधर क्या बचा हुआ है, HCl बचा हुआ है, एक H और यहाँ पर H बचा हुआ है, Cl बचा हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर हम ये लगा देंगे। दोस्तों, जब बेरियम क्लोराइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सफेद रंग का, कौन सा रंग का, इसका जो रंग होता है वो सफेद होता है, सफेद। सफेद रंग का क्या होता है, ठोस पदार्थ बनता है, यानी कि अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, अवक्षेप। क्या बनता है, तो अवक्षेप बनता है, सफेद अवक्षेप बनता है। और फिर मैंने क्या बताया था आपको कि अवक्षेप को दिखाने के लिए तीर का चिन्ह यूज करते, कौन सा वाला, ऐसे वाला या ऐसे वाला, अब बताओ। तीर का चिन्ह जो है ऐसे वाला कहते हैं, नीचे की तरफ तीर होगा, ऊपर की तरफ नहीं, ठीक है। ऊपर की तरफ तीर का मतलब होता है कि गैस बना है और उड़ गया है, नीचे की तरफ तीर का मतलब होता है कि अवक्षेप बना है और नीचे बर्तन में बैठ गया है। तो दोस्तों यहाँ क्या बना है, तो बेरियम सल्फेट बना। क्या बना, बेरियम सल्फेट। हम यहाँ पे लिखेंगे बेरियम सल्फेट का अवक्षेप रंग डालना चाहो तो अब डाल सकते हो, सफेद अवक्षेप, ओके। तो ये जो है, इस तरह से हमको क्या पता चला कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद में अवक्षेप बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद अवक्षेप बनता है, तो मैं बता दिया हूँ। वही बात लिखूंगा मैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप बनता है। क्या बनता है भाई, तो अवक्षेप बनता है, ओके। और दोनों एग्जाम्पल जो है वो था तो वो हो ही जाएगा। चलो ठीक, अब मैं आगे बढ़ूंगा, पहले इसको एरेज कर लेता हूं, आप लोग बढ़िया से इसको लिख लो, इस एग्जाम्पल को। मैं इसी चीज को यहाँ पे लिखा हूं। और तीसरा नंबर में लिखना रंग में परिवर्तन। क्या लिखोगे, रंग में परिवर्तन।
अभी और 3 पढ़ाएंगे इस 3 के बाद में, ठीक है। तो आप लोग अभी निश्चिंत होकर के बैठे रहिए, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लिखो रंग में परिवर्तन, क्या लिखोगे? रंग में, देखो मार्कर का भी रंग बदल रहा है, रंग में परिवर्तन, ओके। देखो रंग में क्या परिवर्तन होता है, तुम लोग भी रंग बदलते हो ना, जैसे तुम लोग रंग बदलते हो वैसे ही जो है ना रासायनिक अभिक्रिया भी अपना अपना रंग बदलता है। क्या बदलता है? तो रंग बदलता है। हाँ तो दोस्तों इधर ध्यान दीजिए, अभी जो है ना लाइट कट गया था इसलिए ऐसा होता है। तो मैं पढ़ा ही रहा था, बता ही रहा था आपको कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग होता है तो वो होता है बैगनी। कैसा होता है? बैगनी। दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट में नींबू का रस अगर डाल देंगे तो इसका जो बैगनी रंग है, ये बैगनी रंग धीरे 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 गायब होने लगता है, और फिर ये क्या हो जाता है कि वो गायब होने लगता है दोस्तों। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्या लिख सकते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप दोस्तों? अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? रंग में परिवर्तन होता है। ओके, चलिए दोस्तों, और अगर पूछे तो क्या आपसे ये पूछेगा कि पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है, तो आपको क्या जवाब देना है कि पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बैगनी होता है, और उसमें नींबू का रस अगर डाल देंगे तो उसका बैगनी रंग क्या हो जाएगा? धीरे धीरे गायब हो जाएगा। अभी इससे पहले ना लाइट चली गई थी, इसलिए आपको जो है अगर देखो तो दिक्कत हो। चलो अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, और उस एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट की जगह में पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं। क्या लेंगे? तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से, डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाई कैसे हो गया यार? डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, और पोटेशियम डाइक्रोमेट इस चीज में, पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फर डाइऑक्साइड को हम मिक्स करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, गैस क्या करेंगे के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फर डाइऑक्साइड डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो रंग होता है वो होता है नारंगी। क्या होता है? नारंगी, नारंगी भगवा कलर, सैफ्रॉन, ठीक है। जैसे ही डालेंगे तो ये जो नारंगी कलर है ये कलर हरा होने लगता है। क्या होने लगता है? हरा होने लगता है। यानी कि नारंगी कलर, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो रंग होता है तो वो होता है नारंगी, और उसमें अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि हरा हो जाएगा। तो नारंगी से हरा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि रंग में परिवर्तन होता है। कभी कभी ना ये कट जाता है तो थोड़ा देखना पड़ता है ध्यान से।
तो मैं इसको एरेज कर देता हूँ। रंग में परिवर्तन खत्म हो गया दोस्तों। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, या तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, हाँ किस तरह पूछे मैं बताऊंगा। पहले लिखो, ये तीसरा चौथा होगा शायद मेरे ख्याल से दोस्तों। अगर नंबर में कुछ गड़बड़ी हो ना, नंबरिंग में कोई गड़बड़ी हो तो आप सही कर लेना, अरेंज कर लेना। फिर हमको लगता है ये होगा, तो लिखेंगे ताप में परिवर्तन। देखो रासायनिक अभिक्रिया में कितना परिवर्तन हो रहा है, तुम में भी परिवर्तन होना चाहिए। देखो दोस्तों, आप अभी तैयारी करते हो ना, तो आप सो जाते हो रात के 2 बजे, लेकिन सच बात तो ये है कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो लोग, कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रात के 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, 2:30 बजे तक पढ़ता है और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता है, और कॉन्सेप्ट पढ़ता है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करता है, प्रीवियस ईयर करता है, और फिर तब वैसे ही लोग क्या करते हैं, वैसे ही स्टूडेंट बिहार टॉप करते हैं। तो आपको भी करना है मेरे दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन ना, देखो परिवर्तन में जो है ना, परिवर्तन, ठीक है, ऐसा होगा ताप में परिवर्तन। तो देखो ताप में जो है ना 2 तरह से परिवर्तन होता है। कितना तरह से होता है? 2 तरह से। एक क्या होता है, ताप बढ़ जाता है। एक क्या होता है, ताप बढ़ जाता है, ओके। और दूसरा में क्या होता है कि ताप घट जाता है, यानी ताप कम हो जाता है। क्या होता है, अरे ठीक, बढ़ जाता है। ओके दोस्तों, मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपका वाला एग्जाम्पल दूंगा जो आपके साथ होता है कभी कभी। देखो, आप लोग कभी दोस्त के साथ या सहेली के साथ मार्केट जाते हो घूमने के लिए, तो कभी मन करता है क्या कि पान खाते हैं। क्या खाते हैं? पान। वैसे आजकल का लड़का नहीं खाता है, लेकिन किसी किसी का रहता है, तो मतलब मजे करने का अगर मन करे तो वो ऐसा करता है। तो 2 दोस्त चला गया एक दुकान में पान खाने के लिए। एक दोस्त थोड़ा ना शैतान टाइप का है, तो शैतान टाइप वाला जो दोस्त होता है ना, वो क्या करता है, दुकानदार को, पान का दुकानदार को के चूना ज़्यादा लगवा देता है, और जैसे ही खाता है पान तो उसका गाल जल जाता है। असल में ना दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि चूना जैसे ही पान में ज़्यादा डाल दिए तो चूना गाल के अंदर मुंह में गया, और मुंह में जो पाए जाने वाले लार था यानी पानी था, उनके साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने से वो क्या होता है कि चूना अपना गर्मी को छोड़ता है। जैसे ही चूना अपना गर्मी को छोड़ता है तो वहां पर गाल पे ना छाला पड़ जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं कि यार तुमने कैसा पानी खिला दिया कि मेरा गाल जल गया। असल में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ, यानी कि चूना और पानी आपस में अभिक्रिया करके क्या हो गया कि ताप बढ़ा दिया, और वही गर्मी क्या हो गया कि गाल को छाल दिया। ठीक, तो दोस्तों यानी कि ताप परिवर्तन 2 तरह से होगा, या तो एक बार में ताप बढ़ जाएगा, या तो एक बार में ताप घट जाएगा दोस्तों। तो इसको मैंने 1 नंबर लिखता हूँ, ए नंबर लिखता हूँ, और इसको मैं बी नंबर लिखता हूँ। दोस्तों, जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ताप बढ़ जाता है तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहा जाता है दोस्तों, मेरे साथ बोलो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके, एक बार और बोल दो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ताप बढ़ने पर कौन सा अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बोलो। ओके, अब फिर यहाँ पर देखो, एक बार क्या होता है कि ताप घट जाता है, तो ताप घट जाता है तो उसको कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो ये अभी लिखे, 0 लिखे, मतलब अभिक्रिया हो गया दोस्तों। तो ऊष्माक्षेपी को और ऊष्माशोषी को मैं अलग अलग करके पढ़ूंगा, फिर यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा सब बातें। तो नंबर ए लिखता हूं मैं, लिखता हूं यहाँ क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, आप इंग्लिश जानना चाहोगे इसका? ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया होता है एजोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है? एजोथर्मिक रिएक्शन होता है। हिंदी मीडियम हो बिहार वाले, इसलिए मैं इंग्लिश नहीं लिखता। ओके, देखो दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं? वो गाल वाला, जलने वाला तो आप ले ही सकते हो, लेकिन आपको किताब में उस तरह नहीं पूछेगा दोस्तों। आपको क्या पूछेगा तो वो ध्यान दीजिए। आप देखिए, कभी कभी घर का जो चुनाई करते हैं तो चूना का जो बोरा होता है,
तो उस बोरा में आप गलती से पानी अगर गिरा देंगे, आप कभी प्रैक्टिकल करके देखना कि चूना जो आता है उसमें थोड़ा पानी गिरा के देखना। जैसे ही पानी गिराओगे ना तो आवाज आएगा, आवाज आएगा और वहां से भाप उड़ने लगेगा। क्या उड़ने लगेगा? भाप उड़ने लगेगा, धीरे 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 भाप उड़ने लगेगा। यानी कि वो जो चूना का बोरा था ना, तो उसमें जो चूना रहता है उसको कली चूना कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कली चूना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या कि उसको कहा जाता है क्या? कली चूना कहा जाता है ना, कली चूना। यहाँ पर लिखता हूँ उसका एग्जाम्पल, कली चूना। कली चूना क्विक लाइन जिसको बोला जाता है, कली चूना। और इसमें क्या गिरा दिया हम? जल गिरा दिए। यानी कि कली चूना का बोरा में या कली चूना में अगर जल गिरा देंगे तो क्या हो जाने लगेगा? ताप बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ताप बढ़ जाएगा। और ताप बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहा जाता है? जिस अभिक्रिया के दौरान या जिस अभिक्रिया के बाद ताप बढ़ने लगता है, ताप बढ़ जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। और कौन सा वाला एग्जाम्पल दोगे? ये वाला एग्जाम्पल दोगे दोस्तों, ठीक है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। आपको पूछेगा कि कली चूना में जल गिराने से क्या होता है? तो कली चूना में जल गिराने से क्या होता है? ताप बढ़ जाता है। और जब ताप बढ़ जाता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर वाला पढ़ेंगे। कौन सा वाला पढ़ेंगे? दूसरा नंबर वाला। दूसरा नंबर में क्या है? दूसरा नंबर कहते हैं बी नंबर वाला पढ़ेंगे। बी नंबर में क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो आप लिखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया। शोषी अभिक्रिया, ओके। ऊष्माशोषी का मतलब यहाँ पर तो लिख ही दिया हूँ, ताप घट जाता है तो क्या हो जाता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। पर हम क्या करेंगे ना कि एक एग्जाम्पल ले लेंगे और फिर आपको बढ़िया से बता देंगे। यहाँ से ना क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। देखो हम क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड लेंगे और अमोनियम क्लोराइड को क्या करेंगे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिला देंगे। मतलब क्या करेंगे कि एक बर्तन लेंगे, मैं यहाँ पर बनाता हूँ। एक बर्तन तो नहीं, पर्क नली लेंगे, ठीक है। पर्क नली लेंगे और पर्क नली में हम क्या करेंगे, पर्क नली इस तरह का होता है जिसको टेस्ट ट्यूब का बोला जाता है हिंदी में। देखो ये ना, ये चौखट टाइप का है, त्रिभुज टाइप का। ये है अमोनियम क्लोराइड। ये क्या बोलो तो अमोनियम क्लोराइड। ये इस तरह का होता नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ आपको समझ में आया था। अमोनियम क्लोराइड, ओके। और इसमें ना ये गोल गोल ये गोल गोल है ना, हम क्या लिए इसमें ये जो गोल गोल है इसमें लिए बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये? बेरियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दो, ठीक है। हो सकता है इधर कट जाए वीडियो में। तो अमोनियम क्लोराइड लिए और बेरियम हाइड्रोक्साइड लिए, दोनों को एक साथ मिला दिए। एक साथ जैसे ही मिलाएंगे ना दोस्तों, तो ये जो पर्क नली है ना, पर्क नली का ताप घट जाएगा। अगर दोनों को मिला देंगे और मिला करके हाथ लगा के चेक करेंगे पर्क नली में, तो क्या हो जाएगा? ताप घट जाएगा। ताप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ताप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे ही ताप घट गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया होने लगा। ये बात समझ में आ गया? क्या समझ में आया आपको कि अमोनियम क्लोराइड को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ताप घट जाएगा। और उसको क्या कहा जाता है? ऐसे अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। इसको आप साइड पे लिख सकते हो, इधर साइड पे, ठीक है। और हम जो है इसको ना इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, समीकरण के फॉर्म में। बहुत दुख हुआ दोस्तों, वीडियो बनाते बनाते लाइट चली गई थी, बहुत सारा नुकसान हो गया अपना। तो देखो यहाँ पर बेरियम, क्या बोले थे हम? बेरियम, बेरीभम हो जाता है। बेरियम क्लोराइड ले लेंगे, क्लोराइड,
ठीक है। और बेरियम क्लोराइड को किसके साथ करवाएंगे? बेरियम क्लोराइड को सॉरी बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना था, अमोनियम क्लोराइड लेंगे, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो ताप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है हमको कि ये उष्माशोषी अभिक्रिया हुआ। कैसा अभिक्रिया हुआ? उष्माशोषी अभिक्रिया हुआ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों? ठीक उसी तरीके से आप उल्टा लिखिएगा कि कुछ, क्या लिखोगे? कुछ रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखेंगे? अभिक्रिया के बाद ताप घट जाता है या ताप कम हो जाता है, ये भी लिख सकते हैं। ताप घट जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बोलो, जिसे क्या कहते हैं? बोलो, जिसे उष्माशोषी। क्या बोलते हैं? ताप घटने का मतलब उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसको ना फ्रेश करके लिखो। देखो, पहले ये लिखोगे, फिर उसके नीचे ये लिखोगे, ये वाला एग्जाम्पल लिखोगे। तो दोस्तों, इस तरह से क्या हो गया कि ताप में परिवर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या करना है हम लोगों को कि इसके लिए ना एक ना मैं पॉइंट बना देता हूँ, आप भूलोगे नहीं कभी इसको याद रखना। ताप में परिवर्तन से क्वेश्चन पूछेगा आपको। कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कैसे पूछेगा कि आपको एक सब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकता है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। तो आप लिख दोगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या होता है कि ताप बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। और एक एग्जाम्पल दे देना, क्या लिखोगे? कली चूना में जल गिराने पर क्या होता है कि ताप बढ़ जाता है। ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। बस हो गया, कहानी खत्म। ठीक, अब जो है हम लोगों को करना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना? हाँ, ये चीज, ये डब्बा याद रखना, ये वाला डब्बा ना याद रखना, ठीक है। ये वाला डब्बा आप याद रखोगे, बोलना मत। यहाँ क्या लिख रहे हैं हम? देखो देखो देखो, इधर देखो, पढ़ो क्या लिखे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अभिक्रिया भी लिख देता हूँ, चलो अभिक्रिया। इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा लेंथ इसका, ये यहाँ पे जाएंगे। चलो, ये इधर को आ जाएगा। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब ताप बढ़ता है, ठीक है। और एक क्या होता है? उष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब होता है दोस्तों ताप घटा। क्या होगा? ताप घटा। दोस्तों, एक चालाकी वाली बात यह है कि इन दोनों में से ना किसी एक को ज्यादा पढ़ लो। उष्माक्षेपी को बढ़िया से पढ़ लो। उष्माक्षेपी का मतलब आपको पता है, ताप बढ़ जाता है। और उष्माशोषी जो है ना, जस्ट इसका क्या होता है कि उल्टा होता है। तो इसको बढ़िया से पढ़ लो और अपना दिमाग में सेट कर लो कि उष्माशोषी उसका उल्टा होता है। यहाँ ताप बढ़ेगा तो यहाँ ताप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लो, बढ़िया से नोट करो, ठीक है। आपको टाइम दो, पॉज करो, नोट करो, फिर अब आगे पढ़ते हैं। और जो है आगे ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ये जो क्वेश्चन लिखे थे, इस क्वेश्चन का जो है ना लास्ट वाला भाग पढ़ाते हैं यार। लास्ट वाला भाग क्या लिखोगे? ये 5वां नंबर लिखते हैं, शायद 5वां होगा या 4था होगा, ऐसा ही कुछ होगा। देखो, अवस्था में परिवर्तन। क्या? अवस्था में परिवर्तन। देखो दोस्तों, अवस्था के बारे में आप क्लास 9 में पढ़े हो, 7th में पढ़े हो, बहुत सारे क्लासेस में पढ़े हो। आप 9th क्लास में ऐसा पढ़े होंगे शायद कि जो वस्तु होता है ना, वस्तु की अवस्थाएं पढ़े। क्या कितना अवस्था होता है? बोलो। वस्तु की 5 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्था? 5 होता है। एक ठोस होता है, एक द्रव होता है, एक गैस होता है, और 2 क्या होता है? तो 2 जो होता है, प्लाज्मा होता है और बीईसी भी होता है। तो प्लाज्मा और बीईसी को हटाओ, आप क्या करना है?
तीन को याद रखो, ठोस को, द्रव को और गैस को, जानते ही हो। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है ना दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद में अवस्था ही परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ठोस क्या हो जाता है, कभी कभी गैस में बदल जाता है, ठोस कभी कभी द्रव में बदल जाता है। तो आप देखो उसके लिए मैं एक क्या करता हूँ कि मोमबत्ती लेता हूँ। क्या लेता हूँ? ये अपना मोमबत्ती है, ये ना ये आपके किताब में दिया होगा, ठीक है। मोमबत्ती देखो, मोमबत्ती जलने से पहले, क्या होने से पहले? जलने से पहले ठोस अवस्था में होता है। कौन सा अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। अब इसमें आग लगा दी, जलने लगा है, रोशनी देने लगा है थोड़ा थोड़ा। जैसे ही इसमें आग लगाएंगे ना तो ये जलेगा, और जलने के बाद क्या जलेगा? मोम जलेगा इसका। तो इसका मोम जल करके ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाएगा। इसमें बदलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो देखो मोमबत्ती का अवस्था ठोस था, जला दिए, रासायनिक अभिक्रिया होने लगा, और जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया होने लगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। फिर साथ साथ में ये देखो, ये टिप टिप बरसा पानी, पानी टिप टिप बरसा पानी, मतलब समझो ये जल करके कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, और कुछ ना जल करके ना इधर नीचे पिघलने लगा, यानी कि कुछ द्रव में बदलने लगा। किसमें बदलने लगा? द्रव में बदलने लगा। तो बताओ दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। तो आप क्या कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था, अरे क्या बोल रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे हम एक मोमबत्ती को लेंगे तो मोमबत्ती की अवस्था ठोस होता है, पर आग लगाने के बाद या मोमबत्ती को जलाने के बाद मोम जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। फिर कुछ जलवाष्प क्या होता है कि निकलने लगता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अवस्था में रासायनिक अभिक्रिया के बाद परिवर्तन होता है। तो इसको मैं बोल दिया हूँ, लिखाया नहीं हूँ, आप अपने से लिखना। दोस्तों बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ये मेरा क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला वीडियो है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से बहुत ढेर सारा प्यार चाहता हूँ। और क्या कहता है कि हाँ दोस्तों, तो आपका प्यार मुझे कैसे मिलेगा? तो आपका प्यार मुझे मिलेगा मेरे वीडियोस को लाइक करने से, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से। मेरे वीडियोस पर आपका जो नीड है, आपकी जो ज़रूरत है, उसको कमेंट कीजिए कि सर मुझे फलाना चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, सर मेरे को बता दीजिए। मेरा वैसे टारगेट है, प्रोजेक्ट है कि मैं 15 दिन या 20 दिन में पूरी क्लास 10 की केमिस्ट्री को ख़त्म कर दूँगा, पूरे क्लास 10 की केमिस्ट्री को। पर दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसको बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है। तो आप क्या करो कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और साथ साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दो। दोस्तों बस इतना ही कहूँगा, मन लगा के पढ़ो, और हाँ मन लगा के पढ़ो, जी लगा के पढ़ो, क्योंकि ये जो वक्त है और दोबारा नहीं आने वाला है आपका ज़िंदगी में, कभी और क्लास 10 दोबारा नहीं आएगा। तो जी जान लगा के पढ़ो दोस्तों। मैं आपके लिए